नमस्कार, भारत टीवी उत्तर प्रदेश के खास सेगमेंट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। आज मुद्दे की बात में जो हमने विषय उठाया है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत सहित कई विदेशों में भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बढ़ चढ़कर मनाया जाता है। आखिर क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ कई शख्सियतें जुड़ चुकी हैं। आज हम सबसे पहले एक के बाद एक इंट्रोडक्शन कराएंगे। सबसे पहले हम अपने मेहमान जो कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की सिलेक्टर हैं अलका सिंह जी, उनसे आपको रूबरू करते हैं। अलका जी, भारत टीवी उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ आर्मी पब्लिक स्कूल की डांस टीचर जया सेन तोलानी जी हमारे साथ मौजूद। नमस्कार। आप सभी मेहमानों का भारत टीवी उत्तर प्रदेश के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या वजह है। इस पर प्रकाश डालने के लिए वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर सुधा मिश्रा के सामने हम पहली बार जा रहे हैं। और सुधा मिश्रा जी, बताइए कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की वजह क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति और भारत में इसका क्या वजूद इस समय कायम हो चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जैसा कि बात हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो इसको मनाने की ज़रूरत कहाँ से आई। तो अगर हम विदेशी उसमें न्यूयॉर्क में देखें कि समान वेतन, समान घंटे पुरुषों के साथ महिलाओं को जोड़ने के लिए कुछ महिलाओं ने मिलके इसके लिए प्रयास किया और विरोध प्रदर्शन था वो कि हमें भी समान वेतन मिले, हमें भी वो अधिकार मिले जो पुरुषों को मिल रहे हैं। तो इस 1901 में ये शुरुआत हुई कि हमें भी वही चाहिए जो पुरुषों के साथ हम जुड़ के कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद क्लारा जी थी, उन्होंने कहा कि इस दिवस को हम अब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। तो 100 देशों की प्रतिनिधि महिलाओं ने न्यूयॉर्क में 1910 में इसकी शुरुआत की गई और वहाँ से समानता की बात प्रारंभ हुई। वो चाहे विश्व के किसी भी कोने की स्त्री हो, उसको समान रूप से सम्मान जो कि नहीं मिलता है समाज में, और जो अधिकार होते हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर सिर्फ एक महिला होना ही नहीं है, मातृत्व तो उसके साथ जुड़ा होता है। उसके साथ वो कई सारे कर्मों को लेकर चल रही होती है, लेकिन समानता वहाँ पे नहीं होती है। उस समानता को लाने के लिए इस दिवस की ज़रूरत पड़ी और मुझे लगता है कि हम जिस दिवस को आज मना रहे हैं वो बहुत बेहतरी से अपने मकाम को पा रहा है। भारत में अगर सुधा जी देखा जाए तो भारत में जो इसका एक क्रेज़ बढ़ गया है, क्रेज़ भी कह सकते हैं कि महिलाओं में आधी आबादी बात नारी की। अक्सर बात तमाम लोगों ने उठाई, तमाम राजनीतिक दलों ने बात उठाई कि भाई आबादी जो है, नारियों की आबादी जो है वो आधी है, उनको समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन कई पार्टियां या कह सकते हैं कि सभी पार्टियां इस समय महिलाओं को आकर्षण का केंद्र बिंदु मानने लगे हैं, ताकि वो अगर सामने आएंगी तो उनके वजूद को बचाया जा सकता है जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। क्या कहना कि पॉलिटिकल पार्टियों को अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो सभी दल महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। वास्तविकता में कौन सा दल ऐसा है भारत में जो महिला सशक्तिकरण की जो बात करता है उसके साथ साथ उसका अनुपालन भी करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न को यहाँ उठाने के लिए, क्योंकि इस दिवस पे इस प्रश्न का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो मैं चूँकि सामाजिक रूप से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो हमारा जो मिशन है, मिशन सशक्तिकरण, डॉक्टर ज्योत्सना सिंह ने इसको स्टार्ट किया और हम सब उसके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। मैं सामाजिक प्रकोष्ठ देखती हूँ, तो सामाजिक रूप से अगर मैंने देखा है उस चीज़ को, तो राजनीतिक पार्टियां उस समय उस पे आगे बढ़ती हैं जब उनको चुनाव पे लड़ना हो, इलेक्शन का जब करीब होता है तो बिल्कुल हाँ। लेकिन उसके साथ 4.5 साल तक उन्हें कोई याद नहीं रहती है। कुछ महिलाएं जो उस वर्ग में विशेष में आती हैं, एलीट क्लास में, उनको तो अधिकार सारे मिल जाते हैं, लेकिन अधिकार के साथ सम्मान नहीं है। मैं उसकी बात जरूर करना चाहूँगी। अधिकार मिलना और सम्मान मिलना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो राजनीतिक दल उसको राजनीतिक मुद्दा तो बनाते हैं, लेकिन धरातल पे सामाजिक सरोकारों में उसको शामिल नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है सुधा जी। जैसे कि आपने भी कहा कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो समाज का जो एक निचला तबका है, भाई महिलाओं में भी देखा जाए तो कैटेगरी हो चुकी है कि आपने एलीट क्लास की बात की, लेकिन जो बेचारे नीचे तबके के लोग हैं उन तक बात पहुंच नहीं पाती है, वो जागरूक नहीं होते अपने अधिकारों के प्रति। समानता का अधिकार हो, चाहे वैतनिक अधिकार हो, या किसी भी प्रकार के अधिकार हो, तो उनको किस तरह से आप लोग कन्विंस करने का प्रयास करती जब आप सामाजिक प्रकोष्ठ में, तो कैसे किस तरह के सेमिनार्स वगैरह हमेशा करते हैं? जी मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि अधिकार और जो समानता है ना, मुझे लगता है जो मजदूर वर्ग है, जो रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करके कमा खा रहा है, उनको ज़्यादा अधिकार और सम्मान मिलते हैं। इसके अगर आप तुलना करिए तो मध्यम वर्ग की स्त्रियां उनसे ज़्यादा अधिकारों से वंचित हैं। तो मुझे तो लगता है कि जो निम्न वर्ग है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसको रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, उसकी स्त्री मध्यम वर्ग की स्त्री से बदतर हालत में नहीं है। वहाँ पे उन्हें मालूम है, क्योंकि उन्हें पता है कि समान कार्य नहीं करेंगे, समान रूप से नहीं करेंगे व्यवहार, तो हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सम्मान और अधिकार जहाँ पे वंचित जो वर्ग है, वो वह वर्ग है जहाँ पे पाखंड, आडंबर उनको डाल दिया था। मतलब रूढ़ियाँ जहाँ पे जकड़ी हुई हैं कि अब तुम इस क्लास में हो तो तुम्हें ये चीज़ें नहीं, जहाँ पे बंदिशें स्टार्ट होती हैं रूढ़ियों के नाम पे,
मैं उसको धर्म से नहीं जोड़ रही हूँ। रूढ़ियाँ अलग होती हैं, धर्म अलग होता है, इसका हम बंटवारा नहीं कर पाते हैं, तो चीज़ें आपस में क्लेश करती हैं, प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो मैं बात मैं कह रही हूँ कि जो निम्न वर्ग हमारा है, जब हम लोग कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा महिलाएं वहाँ पहुँचती हैं, वो ज़्यादा सजग हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें ये प्राप्त करना है। लेकिन कई बार ये भी तो देखा गया कि जैसे राजनीतिक दल होते हैं, जैसे कि अभी आज चूंकि महिला दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अभी 1090 चौराहे के पास ही देखिए कि ज्यादातर महिलाओं का संकलन तो कर लिया गया जी, लेकिन उसमें से कितनी महिलाएं जागरूक है, आखिर हम किस विषय पे जा रहे हैं, किस कार्यक्रम में जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप जमीनी स्तर पर देखें तो ज़्यादातर अगर 100% महिलाएं हैं तो उनमें से 40% महिलाएं जागरूक होती हैं, और 60% महिलाओं की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए सभी राजनीतिक दल, मैं किसी को कोड नहीं करता कि वो कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है या भाजपा है, मेन है कि आखिर जनता के लिए जो पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को ब्रीफ क्यों नहीं करना चाहता। आप ही लोग अगर बढ़ चढ़ के प्रयास करती हैं तो ऐसे में कौन सी ऐसी कोशिशें होनी चाहिए कि आम तौर पर महिलाओं को ये मालूम हो कि हम किस प्रोग्राम पे किस वजह से जा रहे हैं। मनीष जी, इसका जो खास वजह है ना, जो दिन भर काम करता है, रात में सो जाता है थक के, उसके लिए मेला बन जाता है वो। अगर मैं सही कहूँ कि जो इकट्ठा कर पा रहे हैं आप, क्योंकि उनको एक दिन चाहिए जिसमें वो काम नहीं कर रहे हैं, तो राजनीतिक वर्ग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि उनको अगर आप विकास के नाम पे रोजगार दे दीजिए, उनको खाने पीने की रोज मशक्कत ना करना पड़े कि आज नहीं करेंगे तो कल खाना नहीं मिलेगा। अगर ये चीज़ आप दूर कर देंगे, रोजगार सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि उद्योग धंधे, या फिर उनको रोजगार मिले जिससे वो पैसा कमा सकें, उन्हें मालूम हो कि मासिक महीने के आखिर में आपको इतना मिल रहा है, ये उनको पता हो, रोज रोज की मशक्कत ना हो, तो शायद जो भीड़ इकट्ठी हो रही है। कही अभी तो हम बात कर रहे थे प्रसिद्ध समाज सेवी सुधा मिश्रा जी से, लेकिन अब सामाजिक परिवेश की बात को हम यहीं पर विराम देते हैं, साथ ही अब बात करते हैं कि आखिर खेल कूद की दुनिया में क्या होना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं जो कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की क्या कहते हैं वहाँ पर सिलेक्टर हैं, अलका सिंह जी। अलका सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिबेट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और खेल कूद की अगर दुनिया की बात की जाए, आज सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो पायलट हो, आर्मी हो। खेल कूद की अगर दुनिया की बात की जाए, क्रिकेट जिसको लोग सोच भी नहीं पाते थे कभी महिलाएं क्रिकेट की तरफ अग्रसर होंगी, लोग हॉकी को मतलब आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते थे, फुटबॉल को बढ़ाने के लिए कोशिश करते थे। क्रिकेट की दुनिया में आप इतने सालों से हैं, क्या लगता है कहाँ कहाँ चुनौतियाँ हैं महिलाओं के लिए? चुनौतियाँ तो अभी कुछ हद तक तो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जो आजकल के माता पिता हैं वो जागरूक हैं। जैसे कि अभी कुछ साल पहले जो हमारा लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जब हमारी वीमेंस टीम रनर्स अप हुई, उसके बाद से जो एक्सपोजर मिला, क्योंकि जो वीमेंस क्रिकेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है कि उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं होते हैं, तो जो वहाँ पे मैचेस हुए उसका जो एक्सपोजर हुआ कि तब लड़कियों को लोगों ने जाना कि ये मिताली राज है या हरमनप्रीत है, तो पेरेंट्स को लगा कि हमारी लड़की भी इस जगह पे हो सकती है। तो जो आजकल के पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे हैं और उनके पास सबसे मेन चीज़ होती है कि पैसों की कमी नहीं है, दोनों वर्किंग हैं, तो वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे टाइम पे होता क्या था कि पहले तो वुमेंस क्रिकेट था ही नहीं, और जो लड़कियाँ खेलना भी चाहती थी उनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि क्रिकेट महंगा गेम है, आपको कोचिंग के लिए भी फीस भरनी है, सामान के लिए भी पैसे जुटाने हैं। तो पहले से अभी काफ़ी बदलाव, लेकिन अभी भी ज़रूरत है। जैसे कि वीमेंस IPL नहीं हो रहा है, अभी लास्ट टाइम भी हुआ था, एक प्रदर्शनी मैच हुआ था, बट आगे होना चाहिए। जैसे मेंस को इतने स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, ऐसे वीमेंस को भी मिलना चाहिए। अभी रिसेंटली अभी हमारा मैच इंडिया और पाकिस्तान का था, जिसमें पाकिस्तान को हमारी महिला टीम ने हराया है और बहुत अच्छे से हराया है, तो और लगातार 10 बार हरा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा तो मेंस क्रिकेट से भी ज़्यादा पॉपुलर होगा। दो प्रदेशों की अगर बात की जाए, पहले आप उत्तर प्रदेश में सिलेक्टर थी, अब आप उत्तराखंड का रुख कर चुकी हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपको क्या भिन्नता नजर आई, क्या डिफरेंशिएशन नजर आई? देखिए, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बहुत ही पुराना क्रिकेट एसोसिएशन है, और जिससे कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी निकल चुके हैं और रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी भी निकल चुके हैं, बहुत मतलब बड़ा एसोसिएशन है। उत्तराखंड को अभी कुछ साल पहले ही BCCI ने एफिलिएशन दी है, तो हमारे लिए बहुत चुनौती वाली बात भी थी कि हम किसी एक ऐसी नई एसोसिएशन के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें प्लेयर तैयार करने हैं, और बी ए सेलेक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत खुशी की बात है कि हमारी वीमेंस टीम ने अभी रिसेंटली पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो हमारी वीमेंस अंडर 19 ट्रॉफी होती है उसमें BCCI की चैम्पियन बनी है उत्तराखंड की टीम, और ये एक मतलब इतिहास में भी कि इतनी नई टीम चैम्पियन बन गई। और हमने मध्य प्रदेश को फाइनल में हराया, जो कि बहुत चैम्पियन टीम है, बहुत पुरानी टीम है। तो ये कि टैलेंट हर जगह है, लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है, सिलेक्शन प्रोसेस अगर सही है, तो टैलेंट हर जगह और बच्चे हर जगह की जीत सकते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे थे कि
समाज सेवा के बारे में अगर बताया सुधा मिश्रा जी ने कि सामाजिक क्या क्या पहलू हो सकते हैं और कैसे महिलाओं को हाईलाइट किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए। खेल कूद की अगर बात की जाए, खेल जगत की बात की जाए, तो अलका सिंह जी ने बताया कि आगे कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं और किस तरह से एलीट क्लास की फैमिलीज जो है, अब क्रिकेट चूँकि महंगा गेम हो चुका है और कैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं अपने खास मेहमान जया सेन तोरानी जी से। नमस्कार। आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से हैं। एक तरीके से देखा जाए तो परंपरागत चीज़ों को डिफाइन करने के लिए संस्कृति का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आधी आबादी बात नारी की अगर करते हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ आपकी फील्ड में महिलाओं को देखने को मिल रही है और कैसे उन चुनौतियों का सामना करते हुए आप महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करती हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि नारी को एक दिन में तो हम बांध नहीं सकते हैं। ये 8 मार्च हम मना रहे हैं महिला दिवस के रूप में, लेकिन महिला का 365 दिन होता है। वो जब से पैदा होती है तब से उसकी लाइफ स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग महिलाओं को किसी चीज़ में बांध तो सकते नहीं हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो नृत्य संगीत हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, स्त्री को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एक पुरुष के कंपेयर में। तो क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, बंगाली परिवार से हूँ, तो उसमें हमारे वहाँ नृत्य संगीत को कोई ऐसे बुरा नहीं मानते हैं। हमारे वहाँ सांस्कृतिक चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो मैंने सारा अपनी पढ़ाई लिखाई मास्टर्स भातखंडे से मैंने भरतनाट्यम में किया, सब कुछ किया और ऐसा सोचा नहीं था कि आगे चल के डांस में ही आगे चल के अपना करियर बनाऊंगी, लेकिन कुछ होता ऐसा चलता गया और मैं आगे बढ़ती गई। लेकिन आज भी जो नृत्य संगीत में वो दर्जा नहीं है। आप जब किसी को नृत्य के बारे में बताते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वो ना बॉलीवुड और वो एक अलग उनका स्वरूप रहता है। इसकी वजह क्या माना जा सकता है? कुछ लोग, अब देखिए हर घर का एक अपना रिवाज, रीति रिवाज, कुछ लोग नहीं मानते हैं कि हमारे अपने लड़कियां नाचें या लड़के नाचें या कुछ भी। और आजकल देखिए टीवी में कितना चलता है बॉलीवुड डांस, इंडिया डांस, इसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें आगे आ गई हैं। लोग डांस नृत्य संगीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर, इसमें करियर भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब डांस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बॉलीवुड डांस कर रहे हो। डांस का मतलब हम लोग पूरा प्रॉपर एक पढ़ाई के वे में हम लोग ने डिग्री डिप्लोमा करते हैं। जिनको अगर करना चाहते हैं तो वो ऐसे बड़े बड़े कॉलेज से करें और कॉलेजेस में अच्छे अच्छे जॉब्स हैं, इसके लिए कर सकती है महिलाएं, आगे बढ़ सकती हैं। कल्चर की अगर बात की जाए तो आप देखती होंगी कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर फोक डांसेस को लेके अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और फरवरी के महीने में वहाँ पर एक बाकायदा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाँ। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भिन्नता देखने को मिलती है कि सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के इवेंट्स तो होते हैं, बिल्कुल, लेकिन होते इस हैं। तरह के कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? कॉम्पिटिशन्स तो होते हैं लेकिन बॉलीवुड को लेकर देखते हैं तो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, लेकिन परंपरागत अगर डांसों को देखें तो वो नहीं हो पा रहे हैं। इसका क्या देखिए, रीजन जो है? उत्तर प्रदेश का मेन नृत्य है वो है कथक। तो ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी वो काफ़ी जगह ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये वही उनको ही ज़्यादा नॉलेज होती है जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। बाकी अगर जिसको नृत्य संगीत में इन्वॉल्व है उनको नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में बहुत जगह प्रोग्राम्स ऐसे रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं, बच्चे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बस इसका ये कि पता होना चाहिए। तो होते हैं, ऐसा नहीं आइडिया नहीं है आपको, लेकिन ये हमारे मेहमान थे जिन्होंने बारी बारी से ये बताया कि आखिर कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं। सामाजिक तौर पे बात की गई, खेलकूद की बात की गई, उसके साथ साथ नृत्य संगीत की भी बात हुई। अब एक जो सबसे अहम सवाल भारत टीवी उत्तर प्रदेश हमारे तीनों मेहमानों से बारी बारी रखेगा कि आखिर इनके जीवन में कौन सी चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ा और उस चुनौतियों को पार करने के बाद इन्होंने एक मुकाम को हासिल किया। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर सुधा मिश्रा जी से। सुधा जी, पर्टिकुलरली अगर आपके विषय में बात करें तो कौन सी चुनौतियां आपको सामना करना पड़ा सामाजिक तौर पर या घरेलू तौर पर, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी मनीष जी, घरेलू तौर पे तो मुझे कभी सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे माता पिता पढ़ाई को लेके बहुत ही जागरूक थे और हम 5 भाई बहनों में मैं 2 बहनें हूँ और 3 भाई हैं मेरे, और हम सब डॉक्टरेट हैं। और मैं गांव से आती हूँ, पूर्वांचल के गांव से आती हूँ। तो परिवार में माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटियां बिल्कुल वैसे ही पढ़े जैसे बेटे पढ़ रहे थे। मेरी बहन पंतनगर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं लखनऊ में हूँ। तो हम सब ने वो चीज़ अचीव की। लेकिन सामाजिक रूप से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पारिवारिक तो हमें बहुत सपोर्ट मिला हर चीज़ से, लेकिन सामाजिक रूप से हमारे माता पिता को ज़रूर वो दंश झेलना पड़ा बेटी होने के नाते बाहर भेजने का। तो उन्हें ये बार बार प्रश्न सुनना पड़ता था कि बाहर भेज रहे हो, बेटी वापस आएगी नहीं आएगी, क्या गुल खिलाएगी। ये जो सेंटेंस होते हैं ये लड़कियों को पीछे ढकेलने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि माँ बाप वहीं पे हार जाते हैं। वो बेटियों को देना सब कुछ चाहते हैं, जो जागरूक होते हैं, कम पैसे में चाहते हैं कि बच्चे उनके आगे जाएं। लेकिन जो सामाजिक ताने होते हैं जो आपको अपने आसपास के लोगों से मिल रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको पीछे की तरफ ढकेलते हैं।
तो ये जो ताना बाना है ना, हमें इसको बदलने की जरूरत यानी है। रूढ़िवादिता को जी, एक तरीके से और बदलना चाहिए। मनीष जी, मैं इस पे दो, चूंकि स्त्रियां इतनी दृढ़ होती हैं, मैं हमेशा प्रयोग करती हूँ तटस्थ और निरपेक्ष जो शब्द। पुरुष तटस्थ होता है और नारी निरपेक्ष होती है। ये जो खूबी है वो पुरुषों में नहीं है, स्त्रियों में है, और शायद यही निरपेक्षता उसको पीछे ले जाती है। तटस्थ होके आप कम से कम चीज़ों को कह नहीं रहे हो, लेकिन वहाँ पे मतलब चीज़ को फेस हो, कर लेकिन सकते निरपेक्ष में आप हटी, मतलब न पक्ष में न विपक्ष में, ये प्रॉब्लम करता है। मैं 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी स्त्रियों के लिए। हमारे दर्शकों, हाँ जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी 4 पंक्तियाँ कि तुम सत्य सदा मन से पावन। मैं स्त्रियों को संबोधित कर रही हूँ कि जो उनके अंदर ताकत है उसकी पहचान अगर आपने स्वयं कर लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता। हर कोई उड़ान आपको स्वयं करनी है, ये शक्ति आपको लानी है, इसके लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने ये पहचान लिया कि मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ, फिर चाहे जो भी सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी संरचना हो, आपको रोक नहीं पाएगी। आप उसमें वजह रास्ता ढूंढ लोगे। तो पंक्तियां हैं कि तुम सत्य सदा मन से पावन, बस स्वयं में विश्वास करो। तुम सत्य सदा मन से पावन, बस स्वयं में विश्वास करो। तुम प्रबल प्रगाढ़ प्रेम से युक्त, प्रेम से प्रेम का प्रकाश करो, प्रेम से प्रेम का प्रकाश करो। तुमको सिर्फ अपने आप को जलाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। कोई भी बाधा रास्ते को रोक नहीं सकती। कंटक आएंगे, कंटकों से कैसे बचना है, कैसे आगे बढ़ना है और उसके फूल को चुनना है, ये आपको स्वयं करना है। बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर सुधा मिश्रा जी ने। अब हम आते हैं कि अपने जो मेहमान उत्तराखंड से आए हुई हैं, आपकी भी एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फील्ड है। जो भी महिलाएं आती हैं, जो भी युवतियाँ आती हैं, उसमें क्या कहते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आपको अपने जीवन काल में कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और अगर नहीं भी करना पड़ा है तो आप आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे चैनल के जरिए? मेरे जीवन काल में चुनौतियाँ रही हैं, चूँकि बहुत ही कम एज में मैंने अपने पिता को खो दिया। और चूँकि एक जो पहले स्त्रियों की जो शादी बहुत कम एज में होती थी, मेरी मदर की भी बहुत कम एज थी, हम 2 बहनें थे, तो हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाने के लिए मम्मी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और कुछ सालों बाद जब मैं 17 साल करीब की थी तो मेरी मदर की भी डेथ हो गई। तो हम सिर्फ 2 बहनें थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब पेरेंट्स नहीं होते उसके बाद चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती हैं। कि पहले जब खेलते थे तो माँ को भी ये सुनने को मिलता था, खेल में क्या रखा है, क्यों आपने खेल, क्योंकि मदर को भरोसा था कि मेरी बेटी कुछ कर सकती है। और फिर वो मैंने भरोसा कायम भी रखा कि सिर्फ खेल से ही मतलब रहता था, और कुछ करके भी दिखाया। बट उनके ना रहने के बाद भी फिर मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, बस ये कि खेल में हम करते गए और अच्छा करते गए। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम ब्रेक लिया। खेल भी मैंने शायद इसीलिए जल्दी छोड़ दिया था। ब्रेक लेने के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो आपको दूसरा घर मिलता है वो सपोर्टिव होना बहुत बिल्कुल सही। तो शायद मेरी किस्मत यहाँ पे थोड़ी अच्छी थी कि मेरा घर बहुत अच्छा था, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद में एज ऑफिशियल मैंने अपना कमबैक किया, क्योंकि प्लेयर की वो टाइम निकल चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से मैं भी फंसी रहूँ, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँ और नए बच्चों को भी मेरी वजह से चांस ना मिले। तो मैं एज ऑफिशियल आना मैंने ज़्यादा सुटेबल समझा। फिर मैं एज ऑफिशियल आई, और एज ऑफिशियल जो मैं खुद नहीं खेल पाई, क्योंकि मैं इंडिया नहीं खेल पाई, तो मैं चाहती थी कि मेरी जो लड़कियाँ जिनका मैं सिलेक्शन कर रही हूँ वो इंडिया खेलें, और ऐसा हुआ भी। तो अभी चैलेंज के लिए मैं बताना चाहूँगी, यूपी तो एक, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, इजी है सब कुछ, लेकिन उत्तराखंड जब मैं गई तो वहाँ मैंने देखा कि बच्चियाँ पहाड़ों से आती हैं और ऐसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली जब हमने चैम्पियन बने तो हमारी 6 लड़कियाँ उत्तराखंड की इंडिया चैलेंजर होता है, जो जूनियर इंडिया जूनियर इंडिया होता है, उसमें हमारी 6 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई। और उन लड़कियों ने, वो उनमें से कुछ लड़कियाँ ऐसी जो स्लम में रहती हैं, स्लम इन द सेंस उनके पास सामान नहीं था, उनको कोचेज़ ने सपोर्ट किया, उनको लोगों ने सपोर्ट किया, और वो लड़कियाँ एक इंडिया लेवल के स्तर पे खेल रही है। तो चैलेंज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर खेलने की भावना है, आपके अंदर जुनून है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलता है जिसमें आप सफल हों। और उन बच्चों ने करके दिखाया, और कहीं तक मैं भी यहाँ पे पहुँची हूँ बहुत चैलेंज के साथ। तो अगर आपने सही रास्ता पकड़ा है, आपका मोटिव है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको चाहे जितनी दिक्कतें आए आप कर सकते हो। मैं ये 2 मेहमानों ने अपने अनुभव साझा किए। हमारी तीसरी मेहमान जया जी से एक सवाल है। जया जी, जैसे कि अभी 2 मेहमानों ने बोला कि रूढ़िवादिता और सामाजिक ताना बाना, उन दोनों को देखते हुए नृत्य के मामले में आपको क्या लगता है, क्या नया होना चाहिए ताकि जो आज की जनरेशन वो अट्रैक्ट हो नृत्य की तरफ? नया क्या होना चाहिए जी? एक्चुअली देखिए, नृत्य अगर आपको तभी सीखिए जब आपको अंदर से मन करे, क्योंकि ये कला ऐसी चीज़ है जब आप अंदर से पूरा इसमें समर्पित करेंगे तभी वो आपको एक्सेप्ट करेगी।
तो अगर जो जिनको करियर बनाना है अपने नृत्य में, तो वो एक तो अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छे कॉलेजेस लखनऊ में भातखंडे करके हैं, वहाँ पे सारे डांस फॉर्म और इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं। अगर जिनको लगता है कि मुझे इसमें करियर बनाना है, वैसे मुझे बहुत कम लगता है कि लोग करियर्स में बनाते होंगे। ये एक बोलते हैं ना एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है। लोग पसंद तो करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज भी मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम जब आता है तो उनके लिए डांस कितना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। नहीं, वो ठीक है, पढ़ाई तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो एक चीज़ करियर बनाना। तो कहते नहीं मैम, ये तो मम्मा सिखा रही है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए कहीं एडमिशन होगा तो वो लगा देंगे एक डिप्लोमा डिग्री, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ हो जाएगा।